हेलो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। निबंध को लेकर के अक्सर आपके मन में ये प्रश्न रहता है कि हम एक अच्छा निबंध कैसे लिखें। तो आज एक छोटे से प्रश्न का बहुत शानदार जवाब लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ये बहुत कायदे से समझ लें कि उन्हें निबंध कहाँ से पढ़ना चाहिए, निबंध तैयार करने के लिए कहाँ से निबंध तैयार किया जा सकता है और किस प्रकार एक निबंध में हम सभी डायमेंशंस को दिखा पाएंगे। क्या ये डायमेंशंस क्या होते हैं सर? एक अच्छा निबंध लिखने के लिए हमें निबंध क्या पढ़ के लिखना होता है? सबसे पहले तो इसी सवाल को ठीक करने की ज़रूरत है कि एक अच्छा निबंध किसी के निबंध को पढ़ के तैयार नहीं किया जा सकता। एक अच्छा निबंध हमेशा जो है, एक शानदार निबंध लिखने के लिए अगर आपने सोचा कि मैंने कोई अमुक व्यक्ति की किताब उठा ली और उसमें निबंधों के संकलन को मैंने पकड़ लिया, जैसे बहुत से टॉपर्स की आज की डेट में मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन अब समस्या समझिए कि निबंध में भी हम दो प्रकार के निबंधों पर चर्चा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। भाई, एक हमारा जो निबंध होता है वह मूर्त प्रकृति का निबंध होता है और एक अमूर्त प्रकृति का निबंध होता है। अब भैया जब यूपी पीसीएस की बात करते हैं, देखिए हमारा टारगेट तो 3 एग्जाम पर है सर। इस बार हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो यूपी पीसीएस पर है। सेकेंड टारगेट हमारा, अगर इसमें किसी भी कारण से हम चूकते हैं तो आरओ पर होता है और बीईओ पर होता है। तो इन तीनों की अगर बात करें तो यहाँ पर मूर्त प्रकृति के निबंध पूछे जाते हैं, यानी कुछ हद तक यूं समझिए सब्जेक्टिव होते हैं। ये कैसे होते हैं? सब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन जब अमूर्त निबंधों की बात करते हैं तो ये यूपीएससी में पूछे जाने वाले निबंध होते हैं। यहाँ पर जब हम स्टेट पीएससी पर चर्चा कर रहे होंगे तो स्टेट पीएससी में हमें अमूर्त प्रकृति का निबंध अमूमन 3 खंडों में कभी एक आध पूछा तो पूछा, यानी सामान्य दशा में समझिए तो नहीं ही पूछता। पिछले वर्षों के 5 वर्ष के प्रश्न पत्र उठाइए, 2022 से लेकर के आप 3 साल का पेपर उठा के देख लीजिए, 22 से लेकर 25 का, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसे प्रश्न पत्रों पर अपना ध्यान देना चाहिए, जो नई तैयारी कर रहे हैं वो भी और जो इस बार मेंस देने जा रहे हैं वो भी। देखिए, मूर्त प्रकृति के निबंध में आपके सामने जब आप यूपी पीसीएस की बात करते हैं तो आपको 3 निबंध लिखने के लिए एग्जामिनर कहता है। ये 3 निबंध आपके 3 खंडों से होते हैं, यानी एक आपका सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है, एक सी होता है। प्रत्येक खंड में 3 विषयों से किसी एक विषय का चुनाव करके आपको निबंध लिखना होता है और ये कुल 700 शब्द सीमा के अंतर्गत आपको लिखना होता है। यहीं आरओ में भी सेम चीज़ होती है, खंड ए बी सी होते हैं और तीनों में 3-3 सेक्शंस होते हैं। इन 3-3 सेक्शंस में से आपको 600 शब्द सीमा के अंतर्गत ये निबंध लिखना होता है। यहाँ पर ये प्रश्न पत्र पूरा का पूरा 150 अंक का होता है, पूरा का पूरा अकेले, यानी कि प्रत्येक निबंध 50 अंक का होगा। यहाँ पर आपको 3 निबंध जो लिखने होते हैं वो 40-40 अंक के होते हैं। बीईओ में आपको 2 सेक्शंस मिलते हैं और दोनों सेक्शन में 2-2 निबंध पूछे जाते हैं, किसी एक पर लिखना होता है। आमूमन चूंकि ये एक ही बार एग्जाम हुआ है तो 3 भी पूछ सकते हैं, तो इसको लेकर के अभी स्पष्टीकरण नहीं है पूरा इसके सिलेबस को लेकर के। अब इधर जरा सा इस सिस्टम को समझिएगा कि कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दें कि हम किसी विषय पर किसी का लिखा हुआ निबंध ही याद करके बार बार अभ्यास करके उसे ही लिख करके कुछ अच्छा नंबर ले पाएंगे। ये तो संभव ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल संभव नहीं है। सच तो ये है कि आपको निबंध के विषय में उतरना पड़ेगा और उसमें से क्या क्या चीज़ें डूब करके निकालना पड़ेगा वो आपको समझना पड़ेगा। उसी के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। ये पूरा का पूरा आपको जो भी मैं आज बताऊँगा ये हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको स्कैन कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है, इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो यहाँ आप हमें लिख भेजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल कि निबंध से कहाँ से पढ़ा जाए, निबंध को पढ़ा कहाँ से जाए। तो निबंध को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किन किन चीज़ों को पहले आपके पास होना चाहिए। तो आप देखिए कि यूपी पीसीएस में जो निबंध पेपर की तैयारी होती है उनमें आप जिन जिन सोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें कुछ किताबें हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र का सहारा लिया जा सकता है, कुछ मैगजीन्स का सहारा लिया जा सकता है, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया जा सकता है या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया जा सकता है। यूपी पीसीएस निबंध के लिए जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं उनमें आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, यानी 9 to 12 की पॉलिटी की, यानी राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री,
पर्यावरण, विज्ञान, साइंस इत्यादि की जो मूल पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की, इनका अध्ययन होना चाहिए। अच्छा, इससे आप सीखेंगे क्या, मैं ये भी आपको बताऊंगा। कुछ समाचार पत्रों को आपको अपना साथी बनाना पड़ेगा अपने निजी दैनिक जीवन में, जैसे द हिंदू, जनसत्ता, दैनिक जागरण। लेकिन दैनिक जागरण का कौन सा वाला, तो राष्ट्रीय संस्करण ही मान्य होगा। और ये राष्ट्रीय संस्करण जो है आपके घर पर नहीं आता, यह आपको केवल और केवल दिल्ली में ही मिल पाएगा। और ये जो संस्करण है, ये केवल जो राष्ट्रीय संस्करण है, ये दिल्ली में ही मिल पाएगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम के माध्यम से इसे पढ़ना पड़ेगा, है ना, या फिर इसको मंगाने का कुछ जुगाड़ बन जाता है तो देख लीजिए, रोज़ मिल भी नहीं पाता है। ये क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको अखबार में रेगुलर बेसिस अपने लोकल न्यूज़ का पिटारा इकट्ठा करके, जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ के देश दुनिया की खबर रखने वाला व्यक्ति नहीं बनना है। आपको अपने लोकल न्यूज़ को नहीं जानना है, आपको देश दुनिया की जानकारी होनी चाहिए। और उस जानकारी को अपने एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे नंबर, अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं, खींच सकते हैं, इसकी व्यवस्था करनी है। अच्छा समझिए, आपको अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी द हिंदू पढ़ सकते हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। हिंदी माध्यम का विद्यार्थी दैनिक जागरण पढ़ सकता है, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता पढ़ सकता है, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकता है। कुछ मैगजीन्स आपको मदद में लेनी पड़ेंगी, जैसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए प्रतियोगिता दर्पण, योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन्स आपको काफ़ी मददगार साबित होती हैं। ये चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। मतलब आप नियम बनाइए कि मुझे रोज़ का रोज़, आज ही से अगर आपने अभी तक नहीं किया तो एक मैगजीन से शुरू करिए। आप एक मैगजीन को पढ़ने का आदत डेवलप करिए और एक अखबार पढ़ने का डेवलप करिए आदत, रोज का रोज। अगर ये करने में आपको 1 से 3 घंटे भी लग जाएं तो चलेगा, 4-4 घंटे भी लग जाएं तो चलेगा। धीरे धीरे ये टाइम पीरियड अपने आप कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप राष्ट्रीय खेल जगत या किसी भी दुनिया का, देश दुनिया का समाचार देखते हैं या उसको पढ़ते हैं तो उसकी तकनीक चीज़ों को, उसकी भाषाई समझ को भी विकसित करते हैं। और यही ज़रूरी है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे होंगे तो हमें उसकी भाषाई समझ, किसी चीज़ को लिखने का सलीका और उससे निकलने वाले उचित डेटा, ये इकट्ठा करने होंगे। और डेटा का संग्रहण कैसे किसी कंटेंट को शानदार बनाता है, ये हमको समझना पड़ेगा। और ये उसमें से निकालने की कला हमें 2-3 महीने में अर्जित करनी पड़ेगी। और इतना समय लगता है, 40 दिन से 60 दिन का समय लगभग लगेगा आपको इस चीज़ को सीख करके जल्दी जल्दी कर लेने में। 1-2 दिन में तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल, ये बोरियत भरा काम है। लेकिन इसको शानदार तरीके से करने के बाद इससे ज़्यादा मज़ेदार कोई चीज़ नहीं लगेगी आपको, ये मैं यकीन दिला सकता हूँ। आइए फिर उसके बाद अब आपने जो राष्ट्रीय संस्करण आपने उठाया, इसका जो पृष्ठ संख्या 8 होता है, यानी कि जो समसामयिक मुद्दों से जुड़ा हुआ कोई एक मुद्दा होता है, कोई एक स्तंभकार उस पर अपना लेख लिख रहा होता है, वो वाला पेज आपको पढ़ना है। और आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊं कि इसमें आप एनसीईआरटी की 9 to 12 की, राजनीति विज्ञान की, समाजशास्त्र की, अर्थशास्त्र की, इतिहास की, पर्यावरण की, विज्ञान की किताबों को पढ़ना शुरू करिए। बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो ये बेसिक फूड है जिसको आप अर्जित करके अपने शरीर का सर्वेक्षण करते हैं, उसी प्रकार से ये बेसिक नॉलेज है। इससे होगा क्या सर, हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ें? एक तो तकनीक जानकारी, जो सब्जेक्ट रिलेटेड, सब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिक जानकारी है किसी विषय पर, वो हमको मिलेगी। दूसरी सबसे खास बात यह है कि हमें शब्द भंडारण करने का मौका मिलेगा, हमारे पास वोकैबुलरी शानदार बनेगी। किसी चीज़ को लिखने का जो सही सलीका होता है वो एनसीईआरटी में सबसे शानदार तरीके से लिखा गया है, इसलिए हमें इसका अध्ययन करना ही चाहिए। साथ में कुछ समाचार पत्र हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, योजना, कुरुक्षेत्र जैसे मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण जैसे मैगजीन। अखबार में आप इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, जनसत्ता और द हिंदू का सहारा ले सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊं कि इन्हें क्यों पढ़ना चाहिए। तो 9 to 12 की एनसीईआरटी आपको बुनियादी अवधारणा बनाने में और आपकी भाषा शैली के विकास में आपको काफ़ी मदद करती है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ने से आप इसका उपयोग समसामयिक मुद्दों में, डेटा संग्रहण में, साथ ही साथ इनके दिए हुए कुछ एग्जाम्पल्स जो आप अपने निबंध में शामिल कर सकते हैं। जैसे अभी 2023 का पेपर मुझे ठीक ख्याल आ रहा है, संभवतः उसका मुख्य परीक्षा था, उसमें निबंध में खंड क में सेक्शन ए में एक सवाल पूछा हुआ था, महानगरों में वृद्धों की समस्या। अगर आप अखबार से और अपने आसपास के और देश दुनिया की खबरों से जो है रूबरू होते हैं तो आपको एक मोटा आइडिया ज़रूर मिलेगा कि कैसे देश दुनिया में अच्छा पैसा कमाने वाले वे
प्रमुख इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट अपने माता पिता को अपने घर में तक रखने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे हज़ारों केसेस आप उठाएंगे और किसी भी जगह का हवाला देते हुए उसे लिख पाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करने में भी आपकी काफ़ी मदद करता है निबंध में। विशिष्ट कुछ निबंध की पुस्तकें आप देख सकते हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत संरचनात्मक ज्ञान मिलेगा कि एक प्रोफेशनल तरीका क्या होता है किसी निबंध को तैयार करने का। इसके लिए मैं आपको यूट्यूब पर मिलूंगा, मेरी क्लासेस होंगी और पीछे भी हमारी कई सारी क्लासेस आपको मिली हैं। उसका सहारा लेकर के आप एक ठीक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि क्या संरचनात्मक तरीके होते हैं, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि क्या बेस्ट प्रोफार्मा हो सकता है, क्या फॉर्मेटिंग हो सकती है एक अच्छे निबंध की, वो सब मैं सिखाऊंगा। एक अच्छा संग्रह आपको मिल जाएगा, तो किसी भी विषय पर जो डेटा कलेक्शन है वो तितर बितर स्थिति में ना होकर के एक जगह पर मिल सकता है। इसलिए कुछ नोट्स, कुछ की नोट्स, कुछ क्रैक नोट्स और कुछ ग्रुप्स का आप मदद ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस की मदद ले सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हम जैसे आपको मदद करेंगे आपको रणनीति बनाने में, आपका मॉडल निबंध तैयार कराने में, आपको लाइव समाधान देने में। जैसे आप मेरी लाइव क्लासेस देख रहे होंगे, मैं एक निबंध को तैयार करके उसके सारे डायमेंशंस जब आपके सामने रख रहा होऊंगा तो उन सारे डायमेंशंस के बिहाफ पर आप मुझसे सवाल पूछ पाएंगे और वो सारे डायमेंशंस मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा। साथ ही YouTube के माध्यम से आप हमसे जुड़ करके पढ़ पाएंगे। पिछले सालों के प्रश्न पत्रों और मॉडल उत्तरों को अगर आप देखें तो ये आपके अभ्यास में काफ़ी मदद करेंगे और 2-3 सालों के प्रश्न पत्र देख करके आप एक लगभग आइडिया लगा पाएंगे कि PSC अपना ट्रेंड कैसा बना रहा है, जो टॉपिक का ट्रेंड है वो किस प्रकार का है, कैसे समसामयिक मुद्दों से, कैसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दों से, कैसे घटनाक्रमों से जुड़ाव करते हुए उससे जुड़कर वह एक प्रश्न तैयार कर रहा है और हमें उसका उत्तर देने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये एक तरीका है कि अगर आप इतना अपने अंदर सेट कर चुके हैं, ये सारी चीज़ों को आप अगर कब कर गए हैं तो एक अच्छा निबंध लिखने के लिए आप तैयार हैं। और अगर ये सारी चीज़ें अभी तक आपने नहीं किया है तो आपको करनी चाहिए, आज और अभी से शुरू करना चाहिए। आप इसमें से कहाँ से शुरू करेंगे? तो 2 चीज़ों से, एक टाइम पीरियड NCERT को तैयार करना और दूसरा टाइम पीरियड रोज़ का अखबार, न्यूज़पेपर, माध्यम आपका कुछ भी हो, हिंदी अथवा अंग्रेजी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और आपको रोज़ का रोज़ जो मैगज़ीन्स हैं वो पढ़ना। ये 2 चीज़ें अगर एक साथ मर्ज होती हैं तो 3 to 4 मंथ्स, 5 मंथ, 6 मंथ में आप ठीक ठीक एक प्रोफार्मा तैयार करते करते निबंधों पर अपनी पकड़ को इतना मजबूत बना चुके होंगे कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। देखिए, निबंधों में कुछ सरकारी डेटाज की ज़रूरत पड़ती है, कुछ सरकारी डेटा आपको वहाँ पर रखने होते हैं। जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से उसका हवाला देते हुए आप किसी चीज़ को सिद्ध कर रहे हों, यूपी सरकार की वेबसाइट के माध्यम से, जो कि यूपी PSC देने जा रहे हैं, तो यूपी सरकार की जो वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, उन पर लगातार आपकी विजिटिंग, हफ्ते दर हफ्ते आपकी विजिटिंग होनी चाहिए, उनको बुकमार्क कर लीजिए। तो यूपी सरकार की वेबसाइट्स के कुछ रिपोर्ट्स आपको मदद करेंगे उत्तर प्रदेश के किसी मामले में या निबंध के किसी विषय को सिद्ध करने में और ठोस बुनियादी तरीके से अपनी बात को सिद्ध करने में और कटाक्ष करने में आपको मदद करेंगे। केवल डेटा गिनवाते रह जाना ही नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि डेटा से उस विषय की डिमांड को पूरा करते हुए आपको उसके सारे डायमेंशंस भी शो ऑफ करने हैं। सरकारी रिपोर्ट्स और अन्य सरकारी रिपोर्ट्स की मदद लीजिए। आर्थिक सर्वेक्षणों को पढ़िए, इसीलिए मैं आपको इकोनॉमिकल सर्वे पढ़ने की जो है बार बार मांग करता हूं कि आप इकोनॉमिकल सर्वे पढ़िए। इससे आप देश दुनिया जहां जगत की सारी तकनीक जानकारियां जो किसी विषय को सिद्ध करने में आपकी मदद कर सकती हैं वो आप यहां से उठा पाएंगे। साथ ही बजट का जो दस्तावेज है, जो उसके रिपोर्ट्स है, वो भी विषयों को सिद्ध करने में आपकी अच्छी खासी मदद करती हैं। तो ये सारे कुछ मददगार चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी रिपोर्ट को तैयार कर पाएंगे, आप प्रश्न की डिमांड को पूरा कर पाएंगे। निबंध का जो पेपर होता है यूपी PCS के मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से आप 3 खंडों को
50-50 अंक में जब आप हल कर रहे होते हैं तो इस अंक में अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी तो बहुत अच्छे अंक ले आता है, लेकिन अगर मैं बात करूं हिंदी माध्यम के विद्यार्थी की तो वो 110, 115, 105 और 100 नंबर बमुश्किल ले आ पाता है। लेकिन अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी 120, 125 नंबर आराम से खींच लेता है, क्योंकि उसके पास ये सारा डेटा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कैसे सर? क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को बहुत कम समय में ही जल्दी जल्दी, यानी कि कम उम्र से ही, कहने का तात्पर्य अभ्यास के तौर पर, एक्सपीरियंस के तौर पर वो सारी चीज़ें ले चुका है। हिंदी माध्यम का विद्यार्थी अभी भी इन चीज़ों को, यानी खुद की मेहनत से भागना, आपको निबंध लिखने के लिए तैयार नहीं कर पाएगा। आपको अच्छा निबंध लिखना है तो खुद से डेटा कलेक्शन, खुद से चीज़ों की भरमार करना, लिखने के अभ्यास को रोज जारी रखना। अभी मैं आपको निबंध पढ़ाऊँ, एक प्रोफार्मा तैयार करवा दूँ, तो कितने ही ऐसे बच्चे होंगे आप में से जो रोज़ कलम उठा करके ये तय कर लें कि मुझे आज तो लिखना ही लिखना है, किसी भी कीमत पर मैं आज लिखने का कार्यक्रम पूरा करूँगा। और हफ्ते में अगर आप सीख जाएं तो हफ्ते में 2 से 3 निबंध जरूर फिर भी लिख रहे हों। और किसी भी कीमत पर शुरुआती दिनों में जब आप सीख रहे हो तो शुरुआती चरणों में रोज एक निबंध पर आपको काम करना पड़ेगा। और रोज एक निबंध पर काम करने में मैं स्पष्ट बता दूं कि 2.5 से 3 घंटे, या ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी अगर 4 घंटे भी लग जाएं तो। लेकिन यकीन मानिए जब आप 1-1.5 महीने इस चीज़ पर काम करते हैं और किसी विषय को सिद्ध करने में, उसके सही डेटा को कलेक्ट करने में और उसको सही तरीके से लिखने में और कॉपी चेक करवाने में, एक जांच करवाने में अपना समय लगाते हैं ना, तो उसका सही रिजल्ट क्या होता है कि 2.5-3 महीने में आप एक अच्छे निबंध लेखन की प्रक्रिया में उतर चुके होते हैं। और ये जो ऊपर डिजिट्स आपको दिख रहे हैं 100 से 115 के बीच का रास्ता आप तय कर लेते हैं। अगर आप इसमें 70-80 नंबर पाएंगे और जीएस में जो स्थिति होती है वो भी लगभग ऐसी ही होती है, तो ये आपकी गलतियां ढकने में आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक अच्छा डेटा कलेक्शन यहाँ पर सामान्य हिंदी और आलेखन और निबंध पेपर में अच्छा कर लेने से आप एक अच्छा डेटा कलेक्शन कर पाते हैं। तो ध्यान रखिए, अब इसके प्रस्तुतिकरण पर काम करेंगे। तो कैसे आप सारे डायमेंशंस दिखाते हैं, सारे आयाम दिखाने के लिए, अपने निबंधों को बहुआयामी बनाने के लिए, मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए आपको एक संतुलित और व्यापक रिजल्ट तैयार करना बड़ा ज़रूरी होता है। और इसके लिए आपको जो है अलग अलग हेडिंग्स या पैराग्राफ स्पष्टता से तय करने पड़ेंगे। यानी किसी भी विषय के, गौर करिएगा, सोशल मुद्दों को, सामाजिक मुद्दा, किसी भी विषय का राजनीतिक डायमेंशन, किसी भी विषय का इकोनॉमिकल डायमेंशन, ऐतिहासिक डायमेंशन, सांस्कृतिक डायमेंशन, वैज्ञानिक डायमेंशन, वैचारिक एथिकल उसके डायमेंशंस को, उसके जो है एनवायरमेंटल डायमेंशन, उसके ग्लोबल डायमेंशंस को, उसके वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक डायमेंशंस को, इंडिविजुअल, फैमिली और सोशल डायमेंशंस को अगर आप प्रूफ कर पाते, देखिए किसी भी विषय पर जरूरी नहीं कि ये सारे डायमेंशन उपलब्ध ही हो सकता है इसमें से 3-4 डायमेंशंस मिले। एक विषय में 4-5 डायमेंशन का मिल जाना और उन सभी डायमेंशंस पर आपकी जानकारी होना, तो फिर आपको केवल प्रोफार्मा पर सेट करते हुए चीज़ें चला जाना है कि भाई एक 100% के निबंध में 20% प्रस्तावना लिखने में, 70% मेन बॉडी में और 20 से 30% आपको जो है उसका निष्कर्ष लिखने में लगा देना है। तो यही पूरा गेम है। लगभग 60%, 60, 20 और 20 ये रेशियो चलता है। 20 प्रस्तावना, 60 मेन बॉडी और 20 आपका निष्कर्ष लिखना। अगर इस प्रक्रिया में उतर करके आप एक निबंध को कसते हैं तो निश्चित है कि आप अपने परीक्षक से मुंह मांगा नंबर ले सकते हैं। आप परास्त नहीं होंगे, आपका अच्छा नंबर आ सकता है। तो ये सारे डायमेंशंस थे। देखिए इन डायमेंशंस को दिखाना कैसे होता है ये भी गौर करिएगा। तो टॉपिक को समझ करके हमेशा प्रारंभ करिए कि पहले तो आप डिमांड ऑफ द टॉपिक ही नहीं समझ पाए। जैसे डिमांड ऑफ द टॉपिक का क्या मतलब है? क्या राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकते? या देखिए मैं आपको विषय समझाता हूं कि विषय पकड़ना कैसे सीखेंगे। तो विषय पकड़ना सीखिए। आइए देखिए केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकते। आइए ये विषय है। अब आप इस विषय को कैसे समझेंगे? तो बड़ा सरल है इस बात को समझना। देखिए आप इनमें से केवल कुछ कुछ शब्दों को खाली अच्छे से पकड़ लीजिए। केवल नहीं, महिलाएं, अधिकार और महिलाओं की स्थिति,
तो पहले आपको इनमें किन किन चीजों पर, इस पूरे विषय को आप कितने टुकड़ों में बांट देंगे। यहां पर केवल राजनीतिक अधिकार, महिला की बात की गई है, यानी यहां पर महिला अधिकारों के संबंध में आपकी जानकारी ठीक ठीक हो, महिला अधिकारों के संबंध में आपकी जानकारी ठीक ठाक हो। तत्पश्चात आपको पता हो कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, और भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक रूप से, जैसे अमेरिका में महिलाओं की स्थिति, जापान में, चीन में महिलाओं की स्थिति, और इनको कौन कौन से राजनीतिक अधिकार भारत में प्राप्त हैं। साथ में बस आप इतना समझिए कि केवल शब्द लगा है, यानी कि केवल महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन राजनीतिक अधिकारों के माध्यम से नहीं, उन्हें शिक्षा का, समानता का, समता का, कई प्रकार के अधिकारों से नवाजना पड़ेगा। जब कई प्रकार के अधिकार महिलाओं को प्राप्त होंगे तब उनके राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन आ पाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आप विषय को पढ़ें, सोचें और इनके किन किन डायमेंशंस को सेट करें, ताकि आप अपने निबंध को ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएं, एक रफ शीट पर उसके डायमेंशंस क्लियर कर लें और फिर उसके बाद उसकी प्रस्तावना तैयार करिए। प्रस्तावना के बाद फिर उसका ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और नैतिक, पर्यावरणिक सारे आयामों को एक साथ सेट करते चलिए। जैसे आप डायमेंशन में जो कुछ तर्क दे रहे हैं, जो कुछ तथ्य दे रहे हैं, उसके सेट एग्जाम्पल्स दीजिए ताकि आप उसके ठोस जवाब जोड़ पाएं, ताकि आप अपनी बात को पुख्ता तरीके से रख पाएं और अच्छे नंबर खींच पाएं। डायमेंशंस को लिंक भी करिए, कोशिश करिए कि एक आयाम दूसरे आयाम से जुड़े। जैसे आर्थिक सुधारों का पर्यावरणीय प्रभाव पड़ सकता है, कैसे पड़ सकता है वो चीज सिद्ध करिए, तब जा करके आप इसका अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष लिखते हुए सभी मुख्य बिंदुओं के सारांश और जो संभावित समाधान है उसके सुझावों के साथ इसको समाप्त कर सकते हैं। देखिए हमारे पास आपके लिए एक मुख्य परीक्षा के संबंध में, जैसे ये आपको मैंने बताया कि आप एक अच्छे निबंध के किन किन डायमेंशंस के माध्यम से इसको आप सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको स्वयं से, इतनी चीजें स्वयं से ये काम करने पड़ेंगे, ये कार्य आपको स्वयं से करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते तो यहां दिक्कत आएगी। अब देखिए, अगर आप ये काम खुद से नहीं कर पाते तो आपको हमारे एक बैच का हिस्सा बनने का मौका मिल जाएगा। आप हमारे एक बैच के माध्यम से ये चीज़ें कर पाएंगे। जैसे स्टडी IQ सर्च कर लीजिए, सर्च करके आप यहाँ पर जाइए। अभी हमारे पास दिवाली ऑफर चल रहा है, 31 अक्टूबर के पहले पहले अगर आप इस बैच को ले लें, उत्तर प्रदेश पे जाइए, आलेखन बैच दिख रही होगी, मेंस आंसर राइटिंग की बैच है। जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि एक अच्छा निबंध लेखन सीख पाएँ, सामान्य हिंदी और आलेखन पर एक पकड़ को मजबूत कर पाएँ, GS पेपर 1 से लेकर के 6 तक एक अच्छी आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारे पास एक आलेखन की शानदार बैच है। इसके बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइए, आप हमारा कोड लगा दीजिएगा। क्या कोड लगा देंगे? VK लाइव। ये कोड लगाते ही आपको स्टडी IQ परिवार के किसी भी कोर्स पर शानदार ऑफर मिल जाएगा। ये 2000 रुपए की छूट मिल गई और 4999 में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये बैच आपको आसानी से उपलब्ध हो गई। और ये बैच आपके पास 1 वर्ष के लिए रहेगी। 7000 की बैच 4999 में आपको मिल गई। एक कोड आपको लगाना है, VK लाइव। ये कोड लगाते ही आपका काम हो गया। दैट्स इट, बस इतना ही करना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि एक अच्छा निबंध लिखने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी, उसके डायमेंशंस को सेट करना, उसे कहाँ से पढ़ना है, वो सब मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फिर से यही पूछना है कि सर आपने किताब तो बताया ही नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं थी। इसका मतलब आप इस वीडियो के सही मार्गदर्शन को समझ नहीं पाए हैं। मैं फिर कहूँगा कि किसी का भी निबंध पढ़ करके आप केवल ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसने डेटा को कैसे सेट किया है, और डेटा को कैसे सेट किया जाना चाहिए ये स्किल आपको खुद से डेवलप करनी पड़ेगी। किसी भी विषय को प्रूफ करने के लिए, उसको अपने तर्कों से सिद्ध करने के लिए आपको खुद से अभ्यास और ज्ञान और अपने तर्कों से सिद्ध करना पड़ेगा। किसी और के निबंध की कॉपी, मॉडल आंसर राइटिंग आपके लिए केवल एक हेल्पफुल नेचर के तौर पर काम आएगी, यानी हेल्पफुल कर सकती है, आपको हेल्प कर सकती है। तो केवल इतना कि भाई मुझे एक आइडिया मिल गया रफली, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उम्मीद है वीडियो आपको शानदार लगी होगी। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम। आपको मुझसे निबंध में क्या क्या मदद चाहिए जरूर कमेंट करिएगा। 5 बजे मैं आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग की रोज यूट्यूब पर क्लास कराता हूँ, जरूर जुड़िए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार।